सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पार्टमेंटिस। सो पार्टमेंटिस आपके लिए लेके आ गया है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री के। सो हम अभी तक जो हमने केमिस्ट्री के 2.8 तक जो क्वेश्चन हैं इंडेक्स के, वो हम कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के सोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.9। सो आ जाइए, देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि अगर हम फर्स्ट लाइन को पढ़ें कि सर जो प्योर वेपर प्रेशर है वाटर का वो हमको दे रखा हुआ है। ठीक है, कितना दे रखा हुआ है? हाँ, यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि जो प्योर वेपर प्रेशर है वाटर का वो हमको दिख रहा है बेटा 23.8 mmHg। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि 50 ग्राम ऑफ यूरिया जो है वो डिसॉल्व किया गया है 850 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई ये वीकर है तो इस वीकर के अंदर बेटा हमारे पास जो वाटर है वो कितना है? ये वाटर है हमारे पास 850 ग्राम। ठीक है, इसके अंदर जो यूरिया मिलाया गया है, यूरिया वो है 50 ग्राम। ठीक है, तो हमने यही चीज देखनी है कि ये तो हमें चीजें पता चल रही हैं कि सर ये चीजें गिवन है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है फॉर द सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लॉरिंग। ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर के कंसेप्ट्स हैं वो हमने क्लासेस में पढ़ाए हुए हैं। आई होप कि आप ये जो न्यूमेरिकल्स पढ़ने आ रहे हैं पहले आपको कंसेप्ट्स क्लियर है, उसके बाद आप इन न्यूमेरिकल्स को पढ़ रहे हैं। सो आप आ जाइए, देखिए जो गिवन वैल्यूज है उनको हम लिख लेते हैं। अगर हम गिवन वैल्यूज को लिख ले तो मतलब क्या होगा बेटा, देखना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कैसे? पी नॉट ए। ठीक है, ए मैंने आपको बताया था 1 और 2, मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी बताया था कि 1 में लिखता हूं सॉल्वेंट को एंड 2 में लिखता हूं सोल्यूट को। ठीक है, यहां पर मैं सेम वैसे ही ए लिखूंगा सॉल्वेंट को एंड बी लिखूंगा सोल्यूट को। ठीक है, याद रखा। सो यहां पर पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है 23.8 mmHg। ठीक है, ये हमको दे रखा है। उसके बाद आप देखोगे यूरिया का वेट दे रखा है। यूरिया क्या हो गया? W2। ठीक है, ये भी हमको पता चल गया कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया है सर। ओके, W1 भी दिया हुआ था, हमको पता है कि 50 ग्राम ऑफ यूरिया जो है वो 850 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व है। तो 850 ग्राम जो हो गई हमारी वैल्यू वो हो गई W1 की। तो अब हम W1 दिया हुआ है 850 ग्राम। अब हम देखेंगे कि इसके बाद कुछ और दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो देखो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन बोला ना, तो सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ये प्योर वाटर के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये प्योर वाटर के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो इट मींस हमारे पास एक और गिवन वैल्यू आ जाएगी PS। में किसको लिखता हूं? सोल्यूशन को, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमको फाइंड करना है। एक हमको क्या फाइंड करना है? रिलेटिव लॉरिंग हमको फाइंड करना है। याद रखेंगे ये सब कुछ, रिलेटिव लॉरिंग फाइंड करना है और हमको वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन फाइंड करना है। तो मैं यहां पर ये नॉट क्यों लगा रहा हूं? पी नॉट ए। नॉट हम हमेशा उसी के लिए लगाएंगे जहां पर हम वैल्यू को प्योर बता रहे हैं। ठीक है, तो प्योर हमने देखा कि ये चीजें आ गई। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर अपना एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अच्छा फॉर्मूला बाद में लगाएंगे क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होती है। पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बता ही देता हूं। तो हमारे पास ना रिलेटिव लॉरिंग का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी। तो मेरे को पता है कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब मेरे को पता है कि सर काई बी लिखा हुआ है, तो काई बी में हमको पता है सर काई बी का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। इसको हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ये हमको पता है। देखो ये थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स हैं पुराने वाले, उन्हीं को मैं फर्निश कर रहा हूं, दोबारा से एक बार बता रहा हूं। तो ये वाला जो एरिया है इसको मैं बोल सकता हूं ये है आपका बेटा रिलेटिव लॉरिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सर जो रिलेटिव लॉरिंग है उसी को हम मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, है ना? सिंपल सी बात है सर, उसी को हम मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो इट मीन सर हमारा मोल फ्रैक्शन अगर आ जाता है तो हमें हमारा रिलेटिव लॉरिंग निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, आपको याद होगा, काई बी इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। देखो N2 क्या है मैंने फिर से बता दिया, N1 क्या है फिर से मैंने बता देता हूं। N2 जो होता है वो सोल्यूट के बारे में बता रहा है और N1 जो होता है वो सॉल्वेंट के बारे में बता रहा है। तो N2 का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स इन द 2 है ना सोल्यूट, एंड N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम इसको भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर यही फाइंड करेंगे कि N2 की वैल्यू क्या होगी। पहले नंबर हम N2 देख लेते हैं। N2 के हिसाब से अगर हम वैल्यू को फाइंड करें तो देखना 2 क्या है बेटा? सोल्यूट है ना, तो ये आ गया सोल्यूट। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, वेट अपॉन मोलर मास, M2 लिख देता हूं मैं मोलर मास को। देखो M2 और W2 क्यों लिखा? बिकॉज मेरे को नंबर ऑफ मोल्स जो निकालने हैं वो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स बेटा
किसके निकाले हैं? यूरिया के निकाले हैं, बिकॉज वो सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। सो यहां पर हम क्या देखेंगे सर, हमको ना एक चीज तो हमको पता है, क्या चीज पता है? W2 हमको पता है, ये देखो, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे 50 ग्राम। सो अपॉन मोलर मास, सर मोलर मास पता नहीं है तो मोलर मास निकाल लेते हैं। सो यहां पर ही मैं मोलर मास निकाल लेता हूं। मोलर मास मेरे को कैसे निकलेगा? देखो क्या है, यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला क्या है? एन मतलब सर 14 इसका मास नंबर होता है, प्लस H2 1 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 इंटू 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। सो 50/60 ग्राम, यहाँ पे ऊपर ग्राम है, नीचे ग्राम पर मोल है, ठीक है, तो यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल। तो ये हमारी, जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे 5/6 को हम सॉल्व करते हैं तो आती है 0.83 मोल, ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। सो मोल बचा हुआ है तो मोल की वैल्यू हमने डाल दी, सिंपल सी बात है। तो सर हमारे पास ना N2 आ गया है, ठीक है, 0.83 मोल हमारे पास N2 आ गया, वेरी गुड। अब हम क्या निकाल लेते हैं? अब हम वैसे ही N1 भी निकाल लेते हैं। N1 क्या होगा? W1 अपॉन M1, ठीक है। W1 क्या है? W1 हमको पता है 850 है, 850 ग्राम, और मेरे को पता है मैं बहुत बार वाटर का मोलर मास निकाल चुका हूं, तो वो हमारे पास होता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, 18 ग्राम पर मोल। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास वैल्यू आती है 47.22 मोल, ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि हमको पता है ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। सो मतलब सर N1 की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं सर, अब हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। देखो अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करने लगेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले में ही हम डायरेक्टली वैल्यू डाल देते हैं। देखो अब हमारे पास क्या क्या है बेटा? P0A है, P0A की वैल्यू क्या लिखी है? ये लिखी है 23.8, ठीक है, माइनस PS हमको निकालना है सर, ये तो पता नहीं है बिकॉज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, ठीक है। सो P0A की ओर क्या वैल्यू है? यही सेम वैल्यू हम लिख लेंगे 23.8 इक्वल टू, अब काई बी देखना, अब काई बी तो हमने एग्जैक्टली प्रॉपर वैल्यू निकाली नहीं है अभी काई बी की, बट हम यहाँ पे वैल्यू भर सकते हैं। सो ये फॉर्मूला है ना हमारे पास काई बी का, तो ये वाला फॉर्मूले में जो वैल्यू आएगी, N2 की वैल्यू क्या आई थी? 60। सो मैं लिख सकता हूँ 60 डिवाइड बाय 47.22 प्लस 60, ठीक है, यही आएगा। N2 सॉरी N2 जो है वो है 0.83 मैं 60 भर रहा हूँ, 0.83 आई है, यहाँ पर भी हम 0.83 भर देंगे, ठीक है। तो देखो बेटा ये जो वैल्यू फाइंड होगी, ये वैल्यू जो फाइंड होगी वो हमारा रिलेटिव लोडिंग होगा, बिकॉज हमने ये लिखा हुआ है कि सर जो रिलेटिव लोडिंग है वही मोल फ्रैक्शन है, सिंपल सी बात है। तो मेरे को पता है सर अगर मैंने इसको फाइंड कर दिया तो मेरा तो एक आंसर बन गया, दूसरा आंसर फिर हम यहां से निकाल लेंगे PS को उस साइड वैल्यू करके, ठीक है। तो हम इसको वैल्यू को निकाल लेते हैं। इस वैल्यू को अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगी? 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8 इक्वल टू 0.0173, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है किस चीज की बेटा? मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। मोल फ्रैक्शन भी आपका आ गया, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसको वैसे रखेंगे। सो इट मीन सर हमारा रिलेटिव लोडिंग निकल चुका है। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि सर हमारा रिलेटिव लोडिंग क्या आया है? रिलेटिव लोडिंग, हमारा रिलेटिव लोडिंग बेटा क्या आया है? 0.0173, ये हमारी वैल्यू एक आ गई आंसर में। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या निकलेगी? हमको PS वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम देख लेंगे। मैं क्या करूंगा PS वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसको मैं ऐसे रखता हूं फिलहाल, तो 23.8 माइनस PS इक्वल टू 0.0173 इंटू 23.8, ठीक है। जब इस वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से मैं एक और वैल्यू PS जो है वो बन जाएगी मेरी, यहाँ माइनस रहेगा 0.0173, आप इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है, अपॉन 23.8 डिवाइड में नहीं सर, डिवाइड में नहीं जाएगा, माइनस प्लस क्या है उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा 23.8। अब हमको पता चल रहा है कि सर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और उसको इस वैल्यू के साथ माइनस कर देना है, जो वैल्यू आएगी वो हमारी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आएगी बेटा सॉल्व करने के बाद -23.4 mmHg, ठीक है। यहाँ पर क्या है? माइनस PS है, यहाँ से हमारा माइनस माइनस कैंसिल, तो सर हमारे पास PS की वैल्यू आ गई 23.4 mmHg, सिंपल। सो सर हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया, क्या आया? 23.4 mmHg, सिंपल, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
एक बार क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे समझना नहीं है बेटा, जाके अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो घर पे एक बार दो बार खुद उसको अपने हाथ से जब आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे तो वो आप उस क्वेश्चन के यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उन क्वेश्चंस में। चलो बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg 99.63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, नॉर्मल बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मेरे को एक चीज बताओ, ये एक टेम्परेचर दे रखा है, एक टेम्परेचर ये दे रखा है, मेरे को बताओ कि प्योर वाला कौन सा है, ये वाला प्योर है कि वो वाला प्योर है। हमको यहाँ पे दिख रहा है ना कि सुक्रोज ऐड किया है, तो यहाँ पर मतलब सर ये वाला तो प्योर नहीं हो सकता, पर ये वाला प्योर है, टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। सो आप देखना एक चीज समझना, यहाँ पर अगर मैं लिखूं टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट, टीबी लिखूंगा, नॉट लिखूंगा, मतलब सर प्योर की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, प्योर की। प्योर में क्या हो रहा है 99.63 डिग्री सेल्सियस, सिंपल सी बात है, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। अब हम टीबी लिख लेते हैं। टीबी क्यों लिखेंगे सर, बिकॉज यहां पर जो मिक्सचर दिया हुआ है सुक्रोज एंड वाटर का, तो इसलिए हम टीबी लिखेंगे। टीबी में क्या लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब सर क्या हुआ, कह रहा है कि सर पानी है ना, जो पानी है वो हमारा इस प्रेशर पे ये इतने डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल हो रहा है, लेकिन जब हम उसके अंदर कितना ग्राम ऑफ शुगर डालेंगे, कितना ग्राम ऑफ सुक्रोज डालेंगे, तब जाकर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर वो बॉईल होने लग जाएगा, ठीक है। ये हमने निकालना है। अगर हम यहां पर देखें कि डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब है चेंज, तो ठीक है डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। तो यहां से टीबी माइनस टीबी नॉट निकल जाएगा 100 माइनस 99.63। जब आप इसको माइनस करोगे वैल्यू को बेटा, सो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो डेल्टा टीबी आपका बेटा आ गया है, डेल्टा टीबी आ गया है 0.37 डिग्री सेल्सियस। एक चीज याद रखना, जब भी हम चेंज निकाल रहे होते हैं बेटा, जब भी हम चेंज निकाल रहे होते हैं, जो वैल्यू आपकी अगर सेल्सियस में आ रही है वही वैल्यू को हम केल्विन में भी मानते हैं चेंज के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, 0.37 केल्विन, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस था, ये केल्विन में आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है सर। अच्छा और क्या क्या चीज दे रखी है, अब हम इसमें देख लेते हैं बेटा कि हमको और क्या दिया हुआ है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, देखो हाउ मच सुक्रोज मेरे को पता है सर। अब सुक्रोज ना हम थोड़ा सा मिलाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि सर ये जो सुक्रोज है ये मैं 2 मान लेता हूं, 2 मतलब सर सोल्यूट, इसको मैं 1 मान लेता हूं, मतलब सर सॉल्वेंट, ठीक है। सो वो वेट दे रखा है, किसका दे रखा है, सॉल्वेंट का। तो W1 लिखूंगा, कितना लिखूंगा 500 ग्राम, क्लियर है यहां तक। अगर मैं बोलूं कि सर इसका मोलर मास में निकाल के बता दो, मोलर मास M1 कितना होगा 18 ग्राम, क्योंकि वाटर का तो हमको सिंपल पता ही है 18 ग्राम पर मोल, सिंपल सी बात है। अगर मैं पूछूं कि W2 कितना है, बेटा W2 पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। अगर W पता होता तो फिर क्या फायदा था क्वेश्चन करने का, ठीक है, यही तो निकालना है। अब हम पहले नंबर, मगर हाँ W2 मतलब सर सोल्यूट जो है सुक्रोज का सर हम मोलर मास तो निकाल ही सकते हैं, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा, क्यों नहीं निकाल सकते। देखो पहले नंबर हम देखेंगे कि सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप वैल्यू भर दो। देखो कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 इंटू 12 प्लस H कितना होता है 1 इंटू 22 प्लस O कितना होता है, सॉरी O लिख दिया मैंने यहाँ पे, O जो है O होता है 16 इंटू 11। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं बेटा, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। कितनी आएगी 342 ग्राम पर मोल, सिंपल सी बात है। देखो बहुत सारी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, थोड़ी बहुत वैल्यूज बची हुई हैं, उन वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा आसान है। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम ये देखेंगे। अब देखो हमको पता है W2 निकालना है, चलो ठीक है निकाल लेते हैं। हमारे पास ना डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला होता है जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट में आता है, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या फॉर्मूला होता है, आयोटा I KB W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखेंगे। अब मेरे को आई होप सो कि आपको W1 पता है, M2 आपको पता है, W2 आपको पता है, KB इज ए कांस्टेंट, मोलर कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको। KB जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। ये हम याद रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ओके सर, ये आपने बता दिया। आयोटा सर क्या होता है बेटा, आयोटा होता है वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। इसको हम आयोटा को 1 मानेंगे, आयोटा को हम बेटा यहां पर 1 मानेंगे। 1 क्यों मानेंगे, बिकॉज हमारे पास जो ये सोल्यूशन है इसके अंदर जो हम मिला रहे हैं सुक्रोज इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ठीक है। याद रखना है ये चीज, जब भी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है
तो उसके अंदर जो वेन हॉफ फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब आपको पता है कि आई का तो 1 आएगा, इसकी वैल्यू भरने की मुझे जरूरत नहीं है, 0.52 में यहां भर देता हूं। केबी की वैल्यू मेरे को पता थी, टीबी की वैल्यू हमने यहां पे निकाल दी थी 0.37 केल्विन। देखो मैं सभी की वैल्यू लिख रहा हूं, केल्विन में भी लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। W2 हमारे पास है नहीं, वही हमने निकालना है सर। M2 हमने अभी निकाला, क्या निकाला, 342 ग्राम पर मोल, सिंपल सी बात है, इनटू 1000 अपॉन W1 अभी निकाला था 500 ग्राम, सिंपल सी बात है। देखो सारी फॉर्मूले में वैल्यूज भर गई हैं, सिर्फ W2 की वैल्यू अलग से निकालनी है। आई होप कि अब आप इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये वैल्यू फाइंड करना। तो मैं लिख लेता हूँ इसको रीअरेंज करके, W2 इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा, 0.37 केल्विन मल्टीप्लाई 342 ग्राम पर मोल, ठीक है, 500 ग्राम अपॉन, अब देखो 0.52 है तो 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये वैल्यू सारी कट जाएंगी आपस में ही। सो इनटू बचेगा क्या, W2 तो मैंने वहां ले लिया है और बचेगा 1000, ठीक है। आई होप कि अब आप इसकी वैल्यू मेरे को निकाल के बता सकते हैं ग्राम के अंदर, तो मेरे को आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2.10 जो है आपके इंटेक्स क्वेश्चन के अंदर केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। आई होप कि आपको हमारे लेक्चर जो है वो काफी अच्छे लग रहे हैं और आप इनको देखकर पढ़ भी रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो आई वांट कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आएँ आपके लिए। एंड आई वांट कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सकें जिनको इन वीडियोस की सच में नीड है। थैंक यू सो मच।